आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भाषे वदासि कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वां वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वाम्। आज इस महनीय बेला जो हम अत्यंत हर्ष एवं उल्लास से श्रीनाथ विश्वविद्यालय के प्रांगण में विश्वविद्यालय बनने के पश्चात ये प्रथम ऐसा अवसर है कि 5वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी महोत्सव हम आयोजित कर रहे हैं। ये एक सुखद अवसर है। इसमें उपस्थित समस्त मान्यगण व्यक्ति एवं मेरे नीचे जो बैठे हैं अतिथिगण सबका स्वागत करता हूँ। उससे पहले हमारे बीच में देवताओं के माता एवं पिता अदिति एवं कश्यप के रूप में हमारे बीच विराजमान आदरणीय शंभु महतो एवं संध्या मितो, ये दोनों को मैं अत्यंत हृदय से वंदना करते हुए उनको साधुवाद देता हूँ कि ये अपने संस्कारों से एक ऐसे सपूत को जन्म दिए हैं जो अपने धन को किसी अन्य मार्ग में न लगा करके शिक्षा के दिशा में लगाया। इसीलिए मैं आप दोनों को सर्वप्रथम साधुवाद देता हूँ कि आपने जो संस्कार दिया, जो संस्कार के फल स्वरूप आज ये श्रीनाथ विश्वविद्यालय इस झारखंड के धरती पर आपके सामने उपस्थित है। मैं इसलिए मैं आपको सदमदन करता हूँ। और आपने अपना पुत्र का नाम भी दिया है, जैसे व्यास जी का पुत्र सुखदेव जी है, इस पर सुखदेव जी का नाम से उनको अभिषिक्त किए और आज आपके सामने आपका पुत्र इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है। तो उस क्रम में मैं इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदरणीय श्रीयुक्त सुखदेव महतो को मैं सदवंदन करता हूँ। आप ऐसे ज्ञानी है, ऐसे सरल व्यक्तित्व के धनी है, आपके बारे में क्या कहना। इस प्रसंग में मुझे वो कथा, गणेश जी कथा याद आती है। जब गणेश और कार्तिकेय जी की शादी की कथा आई, वो प्रसंग चल पड़ा कि शादी उसकी होगी जो पृथ्वी में प्रथम बार सबसे पहले परिक्रमा करके हमारे पास पहुंच जाएगा। कार्तिक तो अपना मयूर वाहन में उड़ान भर लिए, लेकिन गणेश जी अपना विद्या लगाए और पिता माता की 4 और 3 बार परीक्षा करके अपने को तर्क से पिता के सामने सार्थक कर दिया कि मैंने पृथ्वी के 4 और 3 बार परिक्रमा कर ली, इसीलिए मेरी मांग पहले पूरी होनी चाहिए। शिव और शक्ति इनके 4 और घूमने से जो कि पृथ्वी के आधार है, उस आधार के परिक्रमा करने से वो विजय हुए। ठीक इसी प्रकार आपके भक्ति को हम देखते हैं। आज इस मंच में सर्वप्रथम मैं अपने पिता माता को यहाँ पर बुला करके उनको सादर छतरी के नीचे, जैसे महाराजा और महारानी चलते हैं छतरी के नीचे, उनको वहाँ से जैसे कि राजा चलने के बाद छत्र चांबर चलता है, उसी प्रकार से सम्मानित करके उनको मंच पर अभिषिक्त किया है। आपके जैसे सपुत्र को हम साधुवाद देते हैं, आगे पुत्र के नाते, फिर उसके बाद इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के नाते। और हमारे बीच में जो विशिष्ट अतिथि जो काशी से पधारी हुई है आदरणीय मैडम जो है चंद्रकला त्रिपाठी जी, वो उनको तो हम बहुत दिनों से जानते हैं, क्योंकि लंबे समय तक मैंने काशी में निवास किया है। और काशी के बारे में बताते हैं, काशी भारत से व विश्व से सबसे अपूर्व नगरी है, क्योंकि धरती के सभी अंश पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। और पुराणों की मान्यता के अनुसार वो धरती से ऊपर है, क्योंकि शिव जी के त्रिशूल के 3 नोक पर बैठी हुई है। वहाँ पर त्रिताप, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक ताप नहीं लगता है। इसीलिए
कहा जाता है असारे खलु संसारे, जो काशी है वो बहुत पुण्य है, क्योंकि वहाँ पर तीनों का फल मिलता है। सतांग संग मतलब सज्जनों का गंगा के साथ गंगा में स्नान करना, विश्वनाथ जी का पूजन करना, सज्जन का संगति करना, ये सारे मिलता है। इससे पुण्य नगर से आप यहाँ आई हुई है, आपका हम स्वागत करते हैं। और जिनके सहायता से आज कोल्हान विश्वविद्यालय अग्रसर कर रहा है। आप पहले परीक्षा नियंत्रक थे। हमारे विश्वविद्यालय के परीक्षाएं ठीक समय में परिणाम देना, 80,000 विद्यार्थियों को लेकर के 108 पाठ्यक्रम को संचालन करके सही ढंग से परीक्षा का परिणाम निकालना, उसके बाद विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी बनकर के इस विश्वविद्यालय की जो कर्मचारी गण है उनको सही समय से तनख्वाह देना, पेंशन भुगताओं को सही समय से पेंशन देना, और आपके कार्य बहुत पंचुअलिटी, आपके जो निष्ठा है उसको हम साधुवाद देते हैं। आज इस मंच में आप अतिथि के रूप में उपस्थित है। और हमारे BM तेनाली जी जो कि हिंदी के मूर्धन्य विद्वान रहे और लखनऊ से पधारे हुए तद्भव पत्रिका के संपादक, आज जिनके हम भाषण सुने वो, और हमारे वशिष्ठ नारायण जी नीचे बैठे हुए हैं। एक कहावत है कि तराजू के जो भारीपन रहता है नीचे रहता है, हल्का ऊपर रहता है। अगर तराजू है जो भारी के रूप में नीचे बैठे हैं, उनमें से जंग बहादुर जी, सत्यप्रिय महालिक जी, दारा सिंह जी, तमाम जो लोग बैठे हैं सबका सद्वंदन मैं करता हूं। और विशेष करके कुशल मंच संचालक उदय चंद्रवंशी जी एवं भव्या जी, इन सबका स्वागत करता हूं। जो लोग छूट गए, जिनका नाम ग्रहण नहीं कर पाया हूं, उनका भी मैं सद्वंदन करता हूं। सबसे पहले हम क्यों हिंदी का महोत्सव बनाते हैं? भारत में जो हम देखेंगे जितनी भी भाषा बोली जाती है उनमें अगर दूसरा नंबर में जो लोग आंकड़ा लिए हैं, जो लोग गणना करते हैं, हिंदी की स्थान जो है ना दूसरे में आते हैं, जिसको हमारे चंद्रकला महोदया ने, हमारे बड़ी बहन ने आपके सामने रखा। और ये भी कहा कि हिंदी बहुत पुराना नहीं है, बहुत पुरानी भाषा नहीं है, 1000 पूर्व का भाषा है। लेकिन जितना विस्तार किया, जितना उनने बेंचमार्क और माइलस्टोन स्थापना की है, मैं समझता हूँ सभी भाषा से बढ़ करके ये आगे चली गई है। जब भाषा परिवार की हम चर्चा करते हैं, उनको मुख्यतः हम 4 भाग में बांटते हैं: भारतीय, द्रविड़ और राष्ट्रिक और चीनी तिब्बती भाषा। उनमें से हम भारतीय भाषा में संस्कृत, और संस्कृत से फिर प्राकृत, अपभ्रंश, उसके सामने प्राकृत में महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी और पैसाची, अपभ्रंश। इन अपभ्रंश भाषा आगे बढ़ करके इतने सरल भाषा से संस्कृत के बड़ी बेटी के रूप में हमारे बीच में पढ़ करके, जैसे बाप से बढ़ करके बेटा आगे बढ़ जाता है, ठीक इस पर माँ से बढ़ करके हिंदी भाषा आगे चल गई। और उसको देखते हुए हम जो यहाँ पर भी ऑस्ट्रिक भाषा के रूप में भारतवर्ष में 168 ऑस्ट्रिक भाषाएं हैं, जिसमें कि कोल्हान मंडल में जितने जनजाति भाषाएं हैं वो भी उसी ग्रुप में आते हैं। इसीलिए हम इस दोनों भाषाओं के कि जितना तालमेल है, इसका जो तुलना अध्ययन करते हुए हम इसको आगे और बढ़ा सकते हैं। और जो जैसे ये कहा जाता है, यदि हम सुगंधित पुष्प है तब भ्रमर उसके पास आना चाहिए। भ्रमर तब आएगा जब तक उस पुष्प में आकर्षण की शक्ति हो। ठीक इसी प्रकार के हिंदी भाषा ऐसे है कि जिसमें आकर्षण की शक्ति है, और हम आगे बढ़ कर के उसकी सेवा करते हैं। जब 1965 में ये विरोध हुआ, क्योंकि मुझे तमिलनाडु में सेवा करने का अवसर मिला है। तमिलनाडु को एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मैं प्राचार्य रहा। मैं देखता हूँ जहाँ पर वहाँ पर त्रिभाषी सूत्र के अनुसार पहले वहाँ के स्थानीय भाषा, उसके बाद अंग्रेजी, उसके बाद हिंदी, तीनों भाषा में बोर्ड लिखे जाते थे। लेकिन हिंदी का इतना विरोध हुआ, जहाँ पर हिंदी भाषा में लिखी गई थी उनको काला पेंट से उसको पोत दिया जाता था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। वहाँ पर भी सारे हिंदी भाषाओं में तमिल और तेलुगु में जो प्रमुख
सिनेमा चलचित्र बने हैं, इन चलचित्रों को भी हिंदी में अनुवाद हो चुका है, हम इसको देखते हैं। तो अनुवाद के दृष्टि में जैसे आदरणीय चंद्रकला मैडम ने बताया, अनुवाद के द्वारा अभी भी जो हिंदी भाषा विश्व में सर्वप्रथम है और भाषा का अपने एक महत्व रहता है। जैसे कि आप देखेंगे, मैडम ने बताया जर्मनी, लेकिन उसके साथ साथ मैं बोलता हूँ जापान इतना अभ्युदय किया है, लेकिन अपनी सारा जो अपने मातृभाषा में करते हैं। चीनी हो, जर्मनी हो, रसिया हो, अपने भाषा के स्वतंत्रता है। हम लोग समझते हैं कि वहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है, लेकिन वहाँ पर अंग्रेजी नहीं है। जर्मनी कहिए, चीनी कहिए, जापान कहिए और रसिया कहिए, वहाँ पर अपने मातृभाषा का, अगर मातृभाषा राष्ट्रभाषा का अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसका महत्व है, क्यों ये हम भाषा को गिरा है, इसका जो अंग्रेजियों ने आकर के हमारी भावनाओं को लूटा है, और उस भावना को लुटाने के लिए लॉर्ड मैकेले के जो शिक्षा पद्धति है, उनने आकर के सारा भारत को भ्रमण करने के बाद उनने देखा है कि उनके जो संस्कार है, जो संस्कृति है, जो उसको हम लोप नहीं कर देंगे तो हम यहाँ पर हुकूमत नहीं कर सकते। तब उनने क्या किया, उनने हमारे संस्कृति को, हमारे उसी पर प्रहार किया और हमको ऐसे शिक्षा दी कि हम एक क्लर्क बन सकते हैं, बाबू बन सकते हैं। दिखने में तो हम लोग लगेंगे कि हम भारतीय है, लेकिन अंतर से हमारा आत्मा इतना मर जाएगी, हम जो है अपने भावना से केवल अंग्रेजी के गुलाम होकर रह जाएंगे। इसी शिक्षा नीति को परिवर्तन करते हुए हम अनेक स्वतंत्रता के बाद अनेक शिक्षा आयोग बनाया गया। उच्च शिक्षा में राधाकृष्णन कमीशन और माध्यमिक शिक्षा में मुदालियर कमीशन, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए कोठारी कमीशन, उसके बाद 1986 में शिक्षा में परिवर्तन हुआ। इतने लंबे देर के बाद अब जो है हम आकर के NEP 2020 का विचार कर रहे हैं, जिसकी अभी झारखंड में लागू करने के लिए उच्च स्तरीय बैठकें हो रही है। हम उसके सदस्य हैं और उसमें भी मातृभाषा में बल दिया जा रहा है, हिंदी भाषा में बल दिया जा रहा है, अनुवाद के लिए बल दिया जा रहा है। इसमें इस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत परिश्रम किया है और इनने, जैसे कि आपने तो अभी कथा साहित्य के ऊपर हमारे अखिलेश जी ने इतना लंबा इतिहास बताया। इस प्रकार के भारतेंदु जी जो क्योंकि मैं काशी में लंबे समय तक रहा, भारतेंदु जी के अनेक कार्यक्रम में मैं ग्रहण किया। वो केवल 34 साल जन्मे, 34 साल इस धरती में रहे और 9 सितंबर 1885 में पैदा होकर के 6 जनवरी 85 में वो चले गए। 50 से 85 मतलब केवल 34 साल तक रहे, लेकिन कितने साहित्य कर दिए। अब क्योंकि आपको मालूम है, जब शब्द की आराधना करते हैं, 2 प्रकार के ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म, और दोनों प्रकार के ब्रह्म की हम उपासना करते हैं। लेकिन जब शब्द ब्रह्म की उपासना नहीं करेंगे, शब्द सब अभिमानी होते हैं और वो जल्दी ही रूठ करके चली जाती है। और जब शब्द के हम आराधना नहीं करते हैं, हमारे कंठ में, हमारे लेखनी में वो शब्द आकर नहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए लेखनी को पकड़ने से पहले हम सरस्वती को आराधना करते हैं, किसी चीज़ को बोलने से पहले हम वाणी का आवाहन करते हैं। ठीक इस प्रकार ये शब्द के माँ सरस्वती के पुजारी थे, कितना काम वो कर दिए। केवल अपने स्थान नहीं, आपको कितने सहायक है। उनके पास तो धन था, लेकिन साथ साथ उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके मित्र मंडलियाँ थी, और मंडली में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीन्द्र नारायण उपाध्याय ये थे। और प्रेम पर, जैसे कि जब हम वैष्णव साहित्य का अध्ययन करते हैं, भागवत में ये बताया गया है, जब उद्धव को वृंदावन में भेजते हैं, तब कृष्ण कहते हैं, उद्धव तुम जा कर के वृंदावन में अपना ज्ञान का, तुम बृहस्पति के शिष्य हो, वहाँ ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना, हार जाओगे। वहाँ जाकर के इतना अभिभूत उद्धव हो जाते हैं, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जब मुझे अगले जन्म मिले, मैं वृंदावन में
लता गुल्म और पेड़ पौधा के रूप में पैदा हूँ, ताकि ये ब्रजांगनाओं का जो पद धूलि है वो मेरे ऊपर गिरेंगे, मैं पवित्र हो जाऊंगा। क्योंकि ये सब कुछ छोड़ करके, अपनी घर द्वार, अपना जो जात पात छोड़ करके और अपना आगे न सोच करके, जैसे नदियाँ बहुत तेज से बह करके अपने समुद्र में मिलने के लिए पहुंच जाती है, ठीक इसी प्रकार ये गोपियाँ जो जीव रूपी है वो परम ब्रह्म में मिलने के लिए पहुंच जाती हैं। इसी प्रकार वैष्णव साहित्य को लेकर के उनने प्रेम है, क्योंकि उनमें प्रेम है। सभी जो है प्रेम का जो 2.5 अक्षर है वो सबसे श्रेष्ठ है। उसी प्रेम पर उनका भारतेंदु का झरी है। प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और कृष्ण चरित, इस प्रकार के अनेक काव्य किए। बहुत में कितने हिंदी साहित्यों के कुछ चुंब, जैसे कि स्थाली पुलागर न्याय से भात हांडी से एक भात को लेकर हम देख लेते हैं कि सारा भात हो गया है कि नहीं हो गया है। ठीक इसी प्रकार मैं केवल 2-4 कवियों का उदाहरण दूंगा। ये निराला जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी, वो छायावादी कवि थे और उनके साथ जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये सब रहे। उनके कृति में जन्मभूमि निराले जी के, फिर जूही की कली और काव्य संग्रह में अनामिका, गीतिका और कुकुरमुत्ता, अनिमा, बेला, इस प्रकार लिखे। लेकिन हमारे प्राचीन साहित्य को लेकर के जन जन तक महाभारत और रामायण की कथा को पहुंचा करके जन में संस्कार पैदा करने के लिए महाभारत रामायण के अंत कथाओं, इस पर भी उनने लिखा करके संस्कृत साहित्य के आधार पर हिंदी साहित्य को उनने भी पुष्ट किया। इसी प्रकार जब महादेवी की वर्मा को देखते हैं, उनको बहुत प्रतिष्ठा मिली है, उनको ज्ञानपीठ पद्मभूषण की उपाधि मिली। ब्रज भाषा पर उनने काम किया और खड़ी बोली पर, और उनका जो कविता पद्य संग्रह है, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्यागीत, सप्तपर्ण, अग्निरेखा, ये सब अनेक अनंत रचनाएं उनकी है। गद्य साहित्य में अतीत के चलचित्र, स्मृति की राह है, मेरा परिवार, हिमालय आदि आदि अनेक काव्य लेकर के आज हिंदी साहित्य को इतना समृद्ध किया। आज हिंदी साहित्य के आगे अन्य अगर साहित्य को रख देंगे, हिंदी साहित्य कभी बहुत भारी पड़ेगा। इसी प्रकार के मैथिल शरण गुप्त जो उसी समय के है लगभग, उसके बाद के भी है। 1886 में जन्मे और 1964 में उनको स्वर्ग की गति प्राप्त हुई। पद्मभूषण की उपाधि से वो भूषित थे। यशोधरा नाम का कविता लिखे। लेकिन वो कैसे कहते हैं, समाज को कैसे देखते हैं, आज सब कुछ जो है ना हमारे पास है। हम भौतिक दशा में इतना आगे बढ़ गए, हम तुलना करते हैं अमेरिका के साथ, हम कैसे भौतिक हो जाएंगे, कैसे हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक प्रेम नहीं है, ये प्रेम से हम खरीद लेते हैं कि यहाँ पर आजकल लोग हंसते हैं, हंसने में भी कृत्रिमता है, हंसने में भी वक्र है। लोग खुशी दिल से, जिंदा दिल से हंसते नहीं। उसकी व्यथा जो है मैथिली शरण गुप्त को बहुत अखरता है। वो लिखते हैं, प्राण न पागल हो तुम यूं, पृथ्वी पर यहाँ प्रेम कहाँ, महामयी छलना भर है, भटक नौ यहाँ अहो और यहाँ, और ऊपर न निरखो अब तो बस मिलना चिर मेल यहाँ। इसी प्रकार के प्रेम के लिए कैसे दीवाना होते हैं। मैं ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा। आगे जा कर के मैं ये कुछ चंद मेरी भावनाएं आपके सामने रखना चाहूँगा कि जैसे कि अभी मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बताया कि जब तक हम लोक में पहुंच नहीं जाते हैं, साहित्य को रसीला बनाने के लिए हम कविता नहीं देखते हैं, शेर शायरी नहीं करते हैं, तब अपनी भावना को हृदय तक नहीं पहुंचाते हैं। जैसे कि कैसे शेर के द्वारा, शायर के द्वारा हम हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाए, जो मुझे 1-2 याद है, बताता हूँ। शिकायत नहीं करता जमाने से कोई, शिकायत न करता जमाने से कोई, अगर मान जाता मनाने से कोई, फिर याद न करता किसी को कोई, अगर भूल जाता भुलाने से कोई। बस छोटी छोटी बातें हैं। देखिए हृदय में कैसे, जैसे आप मुंह में डालते हैं मिठाई और अपने आप रस जो है ना अंदर जाता है, भोगती रस, लेकिन काव्य रस कैसे जाता है आपके हृदय में देखेंगे। और कोई एक प्रेमी अपने प्रेमिका के बारे में बोलता है,
ये प्रेम कविता है। आप लोग सब युवक और युवतियां हैं, आपको अच्छा लगेगा कैसे प्रेम को अपने सामने कवि व्यक्त करता है। जागता हूँ रात भर में सारी दुनिया जब सोती है, जागता हूँ रात भर में सारी दुनिया जब सोती है, नींद आए भी कैसे गैर के बाहों में तू जो होती है। कैसी और से दिल लगा भी पाऊँ तो कैसे, इस दिल को हमेशा तेरी चाहत जो होती है। दिन तो गुजर जाता है, दिन तो गुजर देता हूँ मैं तेरी यादों में ही, वहाँ बड़ा हाल बुरा होता है मेरा रात जो होती है। प्यार बहुत किया है, प्यार बहुत किया है तुझे, शायद गुनाह हुआ मुझसे। प्यार बहुत किया है तुझे, शायद गुनाह हुआ मुझसे। तेरे हाथों प्यार की तौहीन हमेशा जो होती है। बेवफा तू है मेरी, नफरत के भी काबिल नहीं। क्या करूं, क्या करूं, दिल तो मोहब्बत तुझसे ही होती है। दिल को मोहब्बत तुझसे ही होती है। ये कविता है। वो कविता कैसे हृदय के अंदर में चली जाती है, ये मातृभाषा। आपको बताऊं, ये मातृभाषा के द्वारा हम अगर अध्ययन करेंगे हृदय तक पहुंचूंगा। और देखिए कि एक छोटा चीज को अभी आप हम मधुशाला की चर्चा चली और बच्चन जी के, मधुशाला कोई खास बात नहीं है। लोहा आप पीने के लिए जाते हैं, पीना कोई नशा करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत मतलब खराब बात है। लेकिन उसी खराब चीज से कभी कैसे अच्छे चीज को उभरता है। और देखिए मधुशाला का रंग तब आता है जब वो कविता का शीर्षक व कविता आपके हृदय में छुप करके राज्य करने लगता है। मैं केवल एक पंक्ति आपको सुनाऊंगा। मुसलमान और हिंदू है, मुसलमान और हिंदी है दो, मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर है उसका प्याला, एक मगर उसका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। बैर बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। मुसलमान और हिंदी है दो, हिंदू है दो, एक है एक मगर उनका प्याला। कितनी बात है। हम मंदिर जाते हैं, हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान ईसाई करके अलग अलग मंदिर बना दिए। लेकिन वही हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई जब मदिरालय में जाते हैं, एक प्याल से एक जो प्याला है, एक ही मदिरा है, एक ही प्याला है, एक ही आसन है, वहाँ बैठ करके करते हैं। यहाँ पर आकर के हम लड़ाई करते हैं, कितनी दंगा होती है। जब आप आराम से इस कविता को पढ़ेंगे, उसमें एक सेंट्रल लाइन है कि बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला, मेल कराती मधुशाला। इस भावना को जब लाएंगे आप समझेंगे कि कविता क्या होती है, कैसे हृदय में घुस जाती है। इस प्रकार मैं कथा साहित्य का प्रेमचंद से शुरू करूं, पंत से किस किस की बात कहूं, लेकिन 1000 साल के अंदर हिंदी साहित्य को ऐसा समृद्ध बनाया। उसी को के लिए जो श्रीनाथ विश्वविद्यालय के जो कदम है, 5 साल से देश के बड़े बड़े विद्वान को बुला करके आज के जो नव युवक है उनके लिए प्रेरणास्पद बन करके ये जो कार्यक्रम श्रीनाथ विश्वविद्यालय का द्वारा हो रहा है, और ये पंचम सम्मेलन है, पंचम समारोह है। ये इससे पहले ये श्रीनाथ महाविद्यालय था, आज आपके सामने श्रीनाथ विश्वविद्यालय है। और इसे उत्तरोत्तर विशेष करके सुखदेव महतो जी का हृदय से धन्यवाद अर्पण करता हूं। इतने सारे जनताओं को, इतने सारे सरहद बुलाया और मंच पर जो बड़े बड़े विद्वान हैं सभी को मैं अभिवादन करता हुआ मैं वाणी को विराम देना चाहता हूं। उसके पहले जो विद्यार्थी हमारे सामने हैं उनको मातृभाषा में, राष्ट्रभाषा में एक आशीर्वचन आप प्राप्त हो। क्या की सिद्धि, लक्ष्मी की वृद्धि, चाणक्य कामधेनु भीष्म की प्रतिज्ञा, कुबेर की संपदा, शिव की
कृष्ण की मित्रता, गंगा की पवित्रता, सूर्य की दिव्यता, शारदा का ज्ञान, कर्ण का दान, विदुर की नीति और रघुकुल के रीति। इतना कह करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। सबको धन्यवाद, सबको जोहार।